नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग श्री OSFM ई मोबिलिटी लिमिटेड के IPO के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि भाई कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है, साथ ही साथ मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये IPO अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप लोग इस IPO को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट थी 2006 के अंदर। यहाँ पर जो श्री OSFM ई मोबिलिटी लिमिटेड है, ये लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग कंपनीज के एम्प्लॉइज़ को। मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाऊँ तो जैसे एयर इंडिया हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर DHL हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर विप्रो हो गए। तो ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। मतलब कि विप्रो के अंदर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसके घर से लेकर उसको यहाँ पर विप्रो के ऑफिस तक ले जाने का काम ये कंपनी यहाँ पर करती है। इन लोगों के पास में यहाँ पर अलग अलग तरीके की कार्स है, साथ ही साथ इन लोगों के पास में बसेस भी है। और उसके चलते यहाँ पर एयर इंडिया हो गया तो भाई कोई एयर इंडिया का पायलट है या तो फिर कोई भी यहाँ पर एयर होस्टेस है या तो फिर स्टाफ के अंदर काम करने वाला कोई भी और बंदा है, तो उसके घर से उसको उठाकर उसकी यहाँ पर एयरपोर्ट तक ले जाने का काम यहाँ पर ये कंपनी करती है। उसके अंदर भी इन लोगों के पास में किस तरीके की कार्स है, किस तरीके की बसेस है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। तो इन लोगों के पास में टोटल यहाँ पर 1475 जितने व्हीकल्स हैं जिनका ये लोग आज की तारीख के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर से कंपनी के पास में यहाँ पर 217 जितने यहाँ पर आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में खुद के व्हीकल्स हैं। तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। दोस्तों, अगर मैं बात करें यहाँ पर व्हीकल्स की, तो इन लोगों के पास में स्मॉल कार्स है, साथ ही साथ सुडान है, यहाँ पर SUVs है, साथ ही साथ यहाँ पर लग्जरियस कार्स है और बसेस भी इस कंपनी के पास में है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है। नो डाउट कंपनी का यहाँ पर बिजनेस भी अच्छा है और प्रेजेंट के अंदर और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी इनके बिजनेस की अच्छी खासी डिमांड रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर IPO के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो IPO 14 दिसंबर के दिन ओपन हो रहा है, वही 18 दिसंबर के दिन ये IPO यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइस बैंड की, तो 65 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 2000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 24 करोड़ का टोटल इशू है और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज की इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,30,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं HNI कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,60,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग का 10 की, तो IPO से पहले कंपनी के प्रोमोटर के पास में 76.02% स्टेक था, जो कि IPO के बाद में घटकर यहाँ पर 55.88% हो जाएगा। लेकिन IPO के बावजूद भी कंपनी के प्रोमोटर के पास में मोर देन 50% स्टेक रहेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स का स्टडी करना, उन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग सीधे ही उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए एसेट्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 29 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 50 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी के पास में आज की तारीख में अच्छे खासे एसेट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 73 लाख का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 1 करोड़ 62 लाख का हो गया और फिर 2023 के अंदर वो बढ़कर यहाँ पर 3 करोड़ 9 लाख का हो गया। तो नो डाउट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लस पिछले 6 महीने के दौरान यहाँ पर मार्च से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 2 करोड़ और 22 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ सरप्लस की, तो इन दिनों ही चीज़ों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस IPO के अंदर जो कंपनी का PE रेशियो में 22 का देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इनके मार्केट कैप की, तो 92 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं इन लोगों का जो ROE और ROC है, दोस्तों हमें इसे समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो ROE है वो हमें यहाँ पर 0.09% का देखने को मिल रहा है। वहीं जो कंपनी का ROC है वो हमें 0.21% का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब एक तो 2 रीज़न हो सकते हैं कि या तो ऑलरेडी इस कंपनी ने अपने धंधे के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया है और उसके ऊपर रियली में ये लोग काफ़ी ज़्यादा कम रिटर्न्स लगाकर दिए हैं, या तो फिर इस एप्लीकेशन के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू भी यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.45 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कि कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वही जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो हमें ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। वही जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 15% का है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो इन लोगों ने यहाँ पर फंडिंग द एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अपना रीजन बताया है। मतलब कि भाई कंपनी को चलाने के लिए थोड़ा बहुत और पैसों की जरूरत लगी है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने परचेसमेंट और पैसेंजर व्हीकल्स को भी रीजन बताया कि भाई जो पैसेंजर वाली गाड़ियाँ होती है तो उस तरीके के नए व्हीकल्स ये लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल IPO के पीछे का रीजन भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज की तारीख के अंदर कुछ 2 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और 65 रुपीज़ के स्टॉक प्राइस के हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि कुछ 3% के आसपास में रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बन रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ आज के से पहले की, तो 13 तारीख को इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 10 रुपीज़ का था, इससे पहले 10 रुपीज़ का था। तो जब यहाँ पर IPO ओपन हो गया उसके बाद में अचानक से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर घट चुका है। और ये कैसे हुआ मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इस IPO की पहले डिमांड थी, लेकिन जैसे यहाँ पर IPO यहाँ पर ओपन हो गया तो इसके अंदर कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया और उसके चलते ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर गिर गया। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ग्रे लिस्टिंग गेन की, तो आप लोग अगर इस IPO को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई
अप्लाई करने के इस बारे में सोच रहे हो तो हो सकता है तब तक इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि दोस्तों जब भी IPO ओपन होता है तो उससे पहले दिनों के अंदर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा होता है तो उसके IPO के ओपन होने के बाद में जैसे ही IPO का ओपन होता है पहले दिन पर उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो भी कुछ खास नहीं है, प्लस दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी यहाँ पर कम होता जा रहा है। तो दोस्तों ये लिस्टिंग इनकी अगर आप लोग इस IPO को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो हो सके तब तक अवॉइड कीजिए। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो नो डाउट आप लोग इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म का भी एक विजन रख सकते हो। नो डाउट आज की तारीख के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, ROE और ROC भी हमें काफ़ी ज़्यादा गलत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई डेट कम है, काफ़ी ज़्यादा कम बोरोइंग है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इन लोगों का बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्लस इन लोगों के जो क्लाइंट है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड और काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जो एयर इंडिया है, यहाँ पर विप्रो है, यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर DHL है, तो ये सब इनके क्लाइंट्स हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। तो अगर आप लोगों के पास में लॉन्ग टर्म का पेशेंस है, अगर आप लोग इस कंपनी को 5 साल या 10 साल के लिए इसके शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो तो आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो। तो बस ये कुछ बातें जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।